Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं पुनीत शुक्ला एक्टर। आज हमारे साथ हैं लखनऊ पीजीआई के एंडोक्राइन सर्जन प्रोफेसर ज्ञान। दोस्तों, हमारे बीच में कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी सालों से बनी हुई है। हम सदियों से उसके इलाज में लगे हुए हैं। तो उसी कैंसर की एक स्ट्रीम है ब्रेस्ट कैंसर। वो चाहे फीमेल हो या मेल, दोनों में बहुत कॉमनली पाई जा रही है। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्ञान। तो आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में प्रोफेसर ज्ञान से। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे? बढ़िया सर, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है जी। वो कॉमनली मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है? हाँ, फीमेल्स में ही मेन कॉमन है, लेकिन मेल्स में भी पाया जाता है। मेल्स में भी पाया जाता है जी। तो सर, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है कि अगर कोई जानना चाहे इस विषय के बारे में कि हम खुद से सेल्फ डिटेक्ट कर सकें, जी। तो कैसे सिम्टम्स होते हैं, क्या पता चलता है इसके बारे में? देखिए, जैसे स्तन है, महिलाओं को स्तन अपना चेक करते रहना चाहिए। उसके अगर साइज या शेप में कोई बदलाव आए या उसमें कोई गांठ उनको महसूस हो छूने पे या देखने पे, कहीं स्किन उसकी मोटी दिखे या अलग रंग से दिखे, या निपल से कोई पानी आ रहा है या उसमें से काला रंग का सिक्रीशंस हो रहा है या कोई खून जैसा आ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी को भी लगते हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और ऐसे में उनको डॉक्टर से जाकर के जांच कराना चाहिए। सर, क्या कुछ ऐसा एज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, या अर्ली जो फीमेल्स होते हैं एज ग्रुप के, वो उसका भी कुछ ऐसा कुछ होता है सर, एज का फैक्टर? देखिए, ऐसा है कि जो विदेशों में ये कैंसर अमूमन 40 से ऊपर की महिलाओं को पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये कम उम्र में भी फैल रहा है। तो हमें तो ये जब कम उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए, महिलाओं को सभी महिलाओं को सचेत करना चाहिए कि वो अपने स्तन की जांच करते रहें। और इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आए कि कोई गांठ है, कोई स्किन में बदलाव है, स्तन के साइज में चेंजेस आ रहे हैं या उसमें निपल से कोई सिक्रीशंस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो डॉक्टर्स को दिखाएं और जरूर प्रॉपर जांच कराएं। सर, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, जी। ये कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से या कुछ जेनेटिक इस वजह से भी हो सकता है बाय बर्थ, या ऐसा कुछ, या ऐसा नहीं होता है इसमें? देखिए, जिन महिलाओं को स्तन कैंसर है, उनके परिवार में उनके बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर किसी महिला के फैमिली में 2-3 लोग अफेक्ट करते हैं, मान लीजिए उनकी सिस्टर है या उनकी मदर को भी है, तो उसके बच्चों में उसकी संभावना बढ़ जाती है। संभावनाएं बढ़ जाती हैं, संभावना मतलब ये बढ़ मान के चले जेनेटिक भी संभावना और ज़्यादा और प्रिकॉशन और ज़्यादा। ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को बिल्कुल, अगर जेनेटिक है। बिल्कुल। सर, ये सरल भाषा में अगर हमारे सभी दर्शक समझना चाहें कि ये कैंसर है क्या और कैंसर कितने प्रकार का होता है? जी। बेसिकली कैंसर एक मतलब बहुत बड़ा नाम सर, एक बहुत बड़ा टैबू है। कैंसर कैंसर हम लोग भी सर बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कैंसर है क्या और कैसे शुरुआत होती है, थोड़ा सरल शब्दों में सर समझा दें। देखिए, ऐसा है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स हैं, जी। वो ग्रो करती हैं। जी। उनका एक कंट्रोल होता है, उनकी एक लाइफ होती है। अगर किसी वजह से ये सेल्स का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, तो वो पर्टिकुलर किसी खास टिश्यू की सेल्स वो बढ़ने लग जाती हैं, या वो सेल्स की डेथ टाइम से ना हो तो वो सेल का इकट्ठा होने लग जाती है शरीर में। तो इसको ही, जो बढ़ती हुई सेल्स हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स को ही कैंसर बोलते हैं। और ये जब जा करके दूसरी जगह पे फैलने लग जाती हैं, तो ये कैंसर हो जाती है। तो सर, ये अंदर की ओर ही होता है अमूमन, मतलब कैंसर अंदर गांठ बनेगा, लम्ब बन गया, या कुछ अंदर कई बार कैसा घाव के रूप में भी बाहर आ सकता है क्या? मतलब गांठ हो गया या पस नहीं, वगैरह, ये घाव बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो सेल की ग्रोथ हो रही है, अब उसमें उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है या बहुत फास्ट हो सकती है। अगर वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो
वो जहाँ पे जगह होगी वहाँ तो अंदर जाएगी, जहाँ जगह नहीं है वहाँ वो बाहर भी ग्रो करती है, बाहर भी निकल के बाहर भी निकल के आती है। और उसमें उसके ऊपर का टिश्यू, अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर स्किन है और स्किन उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही जितनी तेजी से ट्यूमर ग्रो कर रहा, तो स्किन क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, पतली हो जाएगी और वो फट जाएगी अपने आप से, तो वहाँ पे घाव बन जाएगा और उसके अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पस आने लग जाएगा। तो ये भी संभावनाएं हो सकती है। दोनों ही सर खतरनाक है, जी। दोनों ही खतरनाक है। अब सर इसका अर्ली ट्रीटमेंट क्या है? मतलब डॉक्टर कैसे शुरुआत करते हैं? टेस्ट कैसे? क्योंकि सर बहुत लोग घबरा जाते हैं सिर्फ कैंसर के नाम से ही, हम्म, तो उसपे एक साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल पेशेंट के ऊपर कि मुझे कैंसर हो गया, बिल्कुल। अपने में बहुत बड़ा। तो सर थोड़ा ये समझाइए कि कैसे शुरुआत होती है इसके ट्रीटमेंट की, किस तरीके से टेस्ट होते हैं, क्या होता है सर? देखिए, जैसे किसी महिला को अगर स्तन कैंसर हो गया है जी। या उसमें गांठ है और वो डॉक्टर के पास गई, कुछ एबनॉर्मलिटी दिखी उसको कि मेरा स्तन नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड या एक मैमोग्राफी, एक एक्सरे होता है, जैसे चेस्ट का एक्सरे होता है ऐसे ही स्तन का एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं। तो वो एक मैमोग्राफी की जाती है या उसका अल्ट्रासाउंड करके उसमें देखते हैं कि कोई गांठ या गिल्टी तो नहीं है। अगर कोई गांठ या गिल्टी पाई जाती है तो उसको एक बायोप्सी लेकर के या सुई की नीडल डाल करके एक जांच की जाती है, जिससे वो किस टाइप का टिश्यू है, उसकी पैटर्न क्या है, मतलब कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, अगर वो कैंसरस है तो उसमें भी किस टाइप का कैंसर है, ये सब उस जांच से पता चल जाता है। तो एक तो पहले पता चल गया कि गांठ है कि नहीं है, अगर है तो वो ट्यूमर है और वो किस टाइप का कैंसर है। फिर उसके बाद अगर वो कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर जांचें की जाती हैं कि आपके शरीर में कैंसर फैल तो नहीं गया है। तो उसके लिए आपका जैसे स्तन में है तो वो ज्यादातर हड्डियों में फैलता है, फेफड़ों में फैलता है, लीवर में फैलता है और ब्रेन में फैलता है। तो या तो हम इन अंगों का अलग-अलग जांच करें, चाहे हम सीटी स्कैन चेस्ट का करा लें कि फेफड़े में तो नहीं फैला है, सीटी सीटी स्कैन पेट का करा लें कि लीवर में तो नहीं फैला है, बोन के लिए बोन स्कैन करा लें, और या हम एक पेट स्कैन जैसे एक होता है कंबाइंड होल बॉडी पेट स्कैन उसको करा लें तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कहीं फैला तो नहीं है। तो हमें पहले कंफर्म करना है कि ट्यूमर है कि नहीं, है तो वो कैंसरस है कि नहीं, और कैंसर है तो वो शरीर में कहीं फैला है कि नहीं। इन सब तरीके से जांच की जाती है। सर स्टेजेस क्या होती हैं? कि सर कई बार स्टेज 1 पे पता हो गया तो कितने परसेंट सर चांसेस होते हैं? किन-किन स्टेजेस पे कितने परसेंट चांसेस कैंसर को क्योर करने के होते हैं? सर जी। ये जानना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसीलिए हम लोग जोर देते हैं कि अर्ली डिटेक्शन। क्यों इस चाहते हैं कि पेशेंट को पहले पता चल जाए? क्योंकि हमारे देश में ये जो महिलाएँ गाँव में रहती हैं या शहर में भी रहती हैं, तो परिवार में जल्दी से किसी को नहीं बताती हैं। कोई छोटी-सी गाँठ है तो शर्म के मारे वो घर में, परिवार में बच्चों को, हस्बैंड तक को भी नहीं कभी-कभी हाँ, बताती हैं। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ, थोड़ा-सा तो पता जो नहीं है चल जाता। एरिया। वो गाँठ बढ़ती रहती है, बोले छोटी-सी गाँठ है, कुछ नहीं है। और धीरे-धीरे वो बढ़ कर के कैंसर जब फूट जाता है, फैल जाता है, तब वो आती है। तो इसलिए इसके अर्ली स्टेज मतलब 2 सेंटीमीटर से छोटा। अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अच्छा, तो इसको आप अगर समय से इलाज करा लेंगे, सर बिना ऑपरेशन के? नहीं, वो तो इलाज तो पूरा करना पड़ेगा। वही अच्छा, मैंने कहा कि समय से पूरी जाँच कराएँगे, पूरा इलाज कराएँगे, अच्छा, तो ये लगभग पूरी तरह से ठीक हो मेडिसिन से नहीं, मेडिसिन और सर्जरी सब मिला के। इसका मिला के? देखिए 3 चीज़ें होती हैं, जी, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। जी, पहले ये समझ लीजिए कि जो स्टेज 1 है, उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब उससे बड़ा हो जाता है, 2 से 5 सेंटीमीटर का है, तो उसमें उसकी संभावना दोबारा होने की या उनकी लाइफ थोड़ी पेशेंट की कम होती है। और इसी तरह से जब वो वहाँ से निकल कर के हड्डियों में फैल गया, फेफड़ों में फैल गया, लीवर में फैल गया, तब उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से जो भी पेशेंट को अगर पता चलता है या स्क्रीनिंग कराती हुँ, जाए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेगुलर अपने स्तन को जांच करते रहें। अगर आपको कोई गांठ पता चलती है कि हमारे स्तन में कोई गांठ है, तो उसको जाकर के जांच करानी है, और अगर वो कैंसरस है तो उसका जल्दी इलाज होगा तो पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। सर अगर मान लीजिए किसी को डिटेक्ट हो गया जी। फाइनली कि इस व्यक्ति को कैंसर है कैंसर जी। या इस महिला को या पुरुष को, तो ट्रीटमेंट क्या है सर? प्रोसेस क्या है? कैसे आप लोग उसको ट्रीट करते हैं शुरुआत से? देखिए, ऐसा करते हैं कि पहले हमने पता किया कि कैंसर फाइनल हो गया। फाइनल होता है तो इसमें कैंसर भी 3 तरह का मिल जो हम लोग इसके रिसेप्टर को देखते हैं।
कि इसमें हार्मोन जो महिलाओं में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो इसमें पॉजिटिव है कि नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव हो सकती है। एक और मॉलिक्यूलर मार्कर होता है जिसको HER2 बोलते हैं। तो HER2 पॉजिटिव, रिसेप्टर पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो ट्रिपल नेगेटिव हो गया। तो उसको ट्रिपल नेगेटिव 3 तरह का हो गया, ट्रिपल नेगेटिव, HER2 पॉजिटिव, हार्मोन पॉजिटिव। और अब ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर कोई 70 साल से ज़्यादा की महिला है, जो कि ये दवाइयाँ जो चलेंगी उनके साइड इफ़ेक्ट को नहीं झेल सकती हैं, तो उनका हम अलग तरह से इलाज करते हैं। और स्टेज के हिसाब से अगर छोटा ट्यूमर है, हार्मोन पॉजिटिव है और या ट्रिपल नेगेटिव है, तो हार्मोन पॉजिटिव को हम डायरेक्ट सर्जरी करके केवल जितना ट्यूमर है उतना निकाल देते हैं। और अगर ये ट्रिपल नेगेटिव है या HER2 पॉजिटिव है, तो इसको हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। दवाई देते हैं जो टारगेटेड होती हैं कि उसके बेस्ड पे जो रिपोर्ट है इनके आधार पे कीमोथेरेपी दिया। कीमोथेरेपी देने पे क्या होता है कि ये ट्यूमर छोटा हो जाता है और इवन ख़त्म भी हो जाता है। तो पहले उसको मार्क कर लेते हैं, कोई क्लिप ट्यूमर के अंदर डाल दी। ट्यूमर के अंदर क्लिप डाल करके उसको हम कीमोथेरेपी शुरू कर दिए। कीमोथेरेपी देते-देते वो ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो वो हमें पता चलता है कि क्लिप जहाँ है वहीं ट्यूमर था। तो उस एरिया को फिर से हम ऑपरेट करके निकाल के भेजते हैं जाँच के लिए। तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ट्यूमर जब पूरी तरह से खत्म हो गया तो इस तरह के जो कैंसर होते हैं उनका ये माना जाता है कि अब ये पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा हो गया है, कि उसका ट्यूमर कीमोथेरेपी से पूरा खत्म हो गया। फिर जब ये कीमोथेरेपी दे दिया हमने, फिर सर्जरी कर दी। अब सर्जरी में भी क्या होता था, पहले जो सर्जरी होती थी कि बड़ा ट्यूमर है तो हम पूरा डायरेक्ट जाके पूरा स्तन निकाल लेते थे। आजकल क्या हो रहा है कि कैंसर को बचाते हुए, कि कैंसर से पेशेंट को बचाते हुए उसको हम कॉस्मेटिक एडवांटेज भी देते हैं कि पूरा स्तन ना निकाल करके खाली जितना ट्यूमर है उतना निकाल दिया, और अगर बगल में कुछ गांठें हैं तो उनको निकाल दिया। और स्तन के शेप को पूरा हम उसमें कुछ प्लास्टिक सर्जरी जैसे होती है उसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। तो ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी करके उसको हम शेप को भी मेंटेन करते हैं। और किसी-किसी में अगर मान लीजिए कि ह्यूज ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट जो है नीचे ज़्यादा है तो उसको टोसिस बोलते हैं कि ब्रेस्ट टोसिस ज़्यादा है एक साइड में कम है। तो दूसरे साइड का जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसको भी करेक्शन करके दोनों के शेप को बराबर कर देते हैं। जिससे कि दोनों का शेप बराबर रहे तो कॉस्मेटिकली भी पेशेंट ठीक रहेगा। तो उससे साइकोलॉजिकली पेशेंट इम्प्रूव करता है। जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कैंसर तो हम क्योर कर ही रहे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेशेंट ठीक हो रहा है उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रही है। उसका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, वो खुद को भी डिप्रेस फील नहीं करते हैं, नॉर्मल फील करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि पूरा स्तन निकाल दिया, महिलाएं डिप्रेस हो गई। तो जो उनको 10 साल जीना है, 20 साल जीना है तो वो पहले उसको खाना-पीना उन्होंने छोड़ दिया, डिप्रेशन में हो गए, साइकोलॉजी डिप्रेशन में हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया और इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। खुद ही को हीन भावना से हीन देखने के भावना थोड़ा से। अलग हैं दूसरों से, बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाता है ऐसा। लेकिन आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है। तो जो स्टेज 1 है, छोटा कैंसर है, उसको आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं या कीमो दे करके उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक होने वाला कैंसर है कि नहीं है। जो थोड़े बड़े हैं, उसमें भी हम पूरा स्तन ना निकाल करके हम दवा दे करके कीमो देते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाता है तो उतना ही ट्यूमर साइज़ निकालना पड़ता है, तो स्तन बच गया। अगर उसमें कोई टिश्यू की, एक्स्ट्रा टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है तो प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग कहीं से और भी टिश्यू ला करके स्तन में जोड़ सकते हैं, जिससे कि उसका शेप मेंटेन रहे। और इसके बाद जब अगर कैंसर कहीं फैल गया है शरीर में, तब उस कंडीशन में सर्जरी तभी करते हैं जब उसमें कि जैसे आपने बताया था कि फोड़ा हो गया, घाव हो गया, उसमें से स्मेल आ रही, पस डिस्चार्ज हो रहा है। उस कंडीशन में ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसको केवल दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनका सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं, कि जैसे उनको 5 साल सर्वाइवल कर सकते हैं या 10 ईयर सर्वाइवल भी होता है। तो जो स्टेज 1-2 हो गया, जो छोटे कैंसर हैं, वो तो आराम से आप ठीक कर सकते हैं। और स्टेज 3 मतलब बड़ा ट्यूमर है लेकिन ब्रेस्ट में ही है, बड़ा ट्यूमर है जिसको दवा देके छोटा करके फिर सर्जरी करनी है। और जो शरीर में फैल गया उसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। और स्टेज 4 वाले में सर्जरी की ज़रूरत
बहुत कम ही लोगों को पड़ती है। ज़्यादातर को हम लोग दवाइयों से दे करके उनके सिम्पटम को कंट्रोल करते हैं। जैसे हड्डियों में फैला हुआ है, उनको हड्डियों का दर्द हो रहा है, तो दर्द को भी कंट्रोल करना है और कैंसर को भी रोकना है। इसी तरह से अगर ब्रेन में फैल गया है, तो ब्रेन के कैंसर का या तो सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकालना है, या उसको जो ब्रेन के सिम्पटम्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, उल्टी हो रही है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। ऐसे लीवर में फैल गया तो पीलिया हो जाएगा, बहुत सारी उनको भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए कैंसर को भी कंट्रोल करना है। तो हमें 2 चीज़ों को टारगेट करना होता है कि कैंसर को भी कंट्रोल करना है और जहाँ-जहाँ फैला है अगर उसकी वजह से कोई सिम्पटम है, तो उसका भी इलाज करना है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि अगर अर्ली क्योर हो जा रहा है, अर्ली उसका रिस्पॉन्स पता चल जा रहा है, जी। तो उसके ब्रेस्ट को पूरा बचाया जा सकता है और उतना नुकसान नहीं होगा अगर अर्ली हाँ, ट्रीटमेंट हो जाता है तो। मतलब ब्रेस्ट को भी और लाइफ को भी, लाइफ दोनों को बचा रहे हैं। बिल्कुल सर। जी। तो सर अगर थोड़ा-सा डिटेक्ट होने में देरी हो जाए और एक प्रोसेस में वक़्त लगे, उसका इलाज लंबा चले, तो सर उसके बाद कैंसर ठीक होने के बाद बाकी ज़िंदगी पे और बॉडी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट डालता है? और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं शरीर में उसके दवाइयों का असर क्या होता है बाकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू होती है, तो कीमोथेरेपी क्या है? कि वो एक ऐसी दवा है जो कि हमारे शरीर में जो सेल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसको जाके वो कंट्रोल कर लेती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कैंसर सेल मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो ऐसी सेल्स हमारे शरीर में कुछ और भी बॉडी में शरीर में होती हैं जो सेल्स नेचुरल ग्रो करती हैं। जैसे कि हमारे नाखून लंबे ज़्यादा हो रहे हैं, बाल हमारे लंबे होते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतों के रोज़ टिश्यू डैमेज हो जाता है, गरम खाना आपने खाया गरम-गरम आंतों में चला गया। अब वो जहाँ से जाता है गरम खाना, वहाँ से वो थोड़ा-थोड़ा टिश्यू को डेड करता हुआ चला जाता है, तो वहाँ सेल जल्दी फिर से ग्रो हो जाती है। तो हमारे शरीर की ये जो सेल्स हैं, हड्डियाँ हैं जिसमें ब्लड सेल्स डेली बन रही हैं, तो वो भी सेल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, तो ये कैंसर सेल को तो मारती हैं, लेकिन साथ में ये जो ग्रोइंग सेल्स हैं हमारी, ये भी अफ़ेक्ट करती हैं। तो इसीलिए कीमोथेरेपी देने पे, ख़ास करके जो स्तन कैंसर की जी। कीमोथेरेपी हम लोग देते हैं, तो उसमें ये हमारे बाल चले जाते हैं, हमारे को मुँह में छाले पड़ सकते हैं, खून की कमी हो सकती है और नाखून गड़बड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से नाखून गड़बड़ क्या मतलब टेढ़े-मेढ़े सर या मतलब टेढ़े-मेढ़े नहीं, निकल जैसे जाते हैं? इनकी ग्रोथ हो रही है तो अच्छा, एबनॉर्मल हो जाएगी, रुक एब्नॉर्मल हो जाएगी। जाएगी। ग्रोथ जैसे नॉर्मल आपके नाखून बढ़ रहे हैं, हुँ, अब जब कीमो देंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी उस हिसाब से। हुँ, तो हो सकता है कि जो आपके नाखून इतने अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख हुँ, रहे हैं, वो उनका शेप थोड़ा-सा हुँ, डल हो जाए, लाइट हो जाए और वो देखने में अच्छा ना दिखे। हुँ, लेकिन जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है, इसका इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो फिर से धीरे-धीरे नॉर्मल आ जाते हैं। हाँ, बाल नॉर्मल हो जाएँगे, ये सब। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के दौरान जो हम लोग देते हैं, तो उस समय हम लोग उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि उनके साइड इफ़ेक्ट कम रहे। उनको थोड़ा-सा घटाया जा हाँ, सके, घटाया जा सके असर। और अगर किसी को हो भी जाता है, उसके बाद भी हो जाता है, तो फिर उसका अलग से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट पहले कंट्रोल हो जाए हुँ। और फिर से कीमोथेरेपी उसकी कंप्लीट कर लें। सर ये कीमो कब देना नेसेसरी पड़ जाता है, ज़रूरी पड़ जाता है? कौन से स्टेज के बाद कि अब इस पेशेंट को कीमो लगना ही लगना है? क्या कीमो को देखिए, अवॉइड किया जा सकता है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है हुँ, कि क्या कीमो को अवॉइड किया जा सकता है? तो जो हार्मोन पॉज़िटिव मैंने बताया था कि 3 तरह के कैंसर बताए थे। जो हार्मोन पॉज़िटिव कैंसर्स हैं, तो उसमें हम लोग अगर कोई महिला, बुजुर्ग महिला 70 साल से अधिक है या किसी को कैंसर फैल चुका है, तो हम उसको कीमो ना दे कर के केवल हार्मोन की टैबलेट देते हैं। एक स्टेज ऐसी भी होती है जो बहुत अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज मतलब छोटा-सा कैंसर है, कहीं फैला नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या हम उसको कीमो दे सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? तो उसके लिए एक टेस्ट होते हैं कुछ जो जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उनसे वो एक मॉलिक्यूलर टेस्ट करके उनके म्यूटेशंस देख लेते हैं। तो उसको कई तरह के आजकल मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसको मामा प्रिंट, कैन असिस्ट इस तरह करके उनके नाम हैं टेस्ट के। तो वो करा करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर कितना फैलेगा। अगर इसके फैलने की संभावना ज़्यादा है तब तो आप कीमो दीजिए, अगर फैलने की संभावना कम है तो कीमो को अवॉइड कर सकते हैं और केवल हार्मोन टैबलेट से ही इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी।
बहुत अच्छी बात है अगर कीमो नहीं देना पड़ रहा है किसी पेशेंट को, हाँ, दवाई से ही ट्रीट हो जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत से बाकी पेशेंट डरते हैं कीमो के लिए, और खास करके जैसे कि आप आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि देखिए कैंसर का इलाज पहले तो बहुत कम था। इवन लखनऊ के पेशेंट भी सोचिए कि टाटा जा रहे हैं, मुंबई मुंबई इलाज कर। जाके तो जब उनका क्या होता था कि ट्रेन से गए हुँ, या किसी भी साधन से जा रहे हैं, हुँ, अब वहां जा रहे हैं, रुक रहे हैं, तो जब ये कीमो चलती है हुँ, तो पेशेंट की जो ग्रोइंग सेल्स हैं वो कम हो जाती है, हुँ, पेशेंट को भूख नहीं लग रही, पेशेंट खा नहीं रहा, कमजोर हो रहा है। और ऐसे में आप कहीं जा करके किसी होटल में रुके हुए हैं, वहां घर का खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उससे आपको डबल साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं। कीमो का साइड इफेक्ट है, और जो आप आउट ऑफ स्टेशन जाके रह रहे हैं, वहां पे अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहे, नींद ठीक से नहीं पूरी हो पा रही है, तो पेशेंट को और साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। अच्छा। अभी आजकल क्या हो गया है कि जैसे इन स्टेशन हो गया, ज्यादातर कैंसर का इलाज सब लोकल हो गया, लेकिन अभी भी उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी भी वो दूर दूर से ट्रेवल, कम से कम कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रेवल करके पेशेंट आते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कीमो लगा करके जा रहे हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो गया। अब रास्ते में कोई इन्फेक्शन मिल गया उनको, कोई बगल वाला पेशेंट, वो यात्री बैठा हुआ है, उसको खांसी आ रही है, उसको बुखार है, उससे उसको इन्फेक्शन लग गया, और इन्फेक्शन बढ़ तो गया। वो कैंसर से ना पेशेंट की पता चला इन्फेक्शन से डेथ हो गई, कैंसर पेशेंट की। कैंसर साइड में रहा, अगला इन्फेक्शन उसको पकड़ हाँ, लिया, उसको इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्टेड चूंकि हो गया। उसको उसकी इम्यूनिटी कम है कीमोथेरेपी की वजह से, हुँ, तो उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन लग गया, तो बेचारा इन्फेक्शन की वजह से, ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाएगा इम्यूनिटी हाँ, कम होने की इम्यूनिटी वजह से। कम होने की वजह से डेथ हो जी, सकती है। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत सावधान रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। कीमो चल रही जब तक, तब तक उनका इम्यूनिटी लेवल लो रहता है, तो उनको कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। और खास करके कि जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हमें किसी को पता चल जाए तो बहुत लोग मिलने आते हैं, हुँ, रिश्तेदार लोग, सब लोग मिलने चले आए, हुँ, तो उनसे ज्यादातर लोगों से मिलने से अवॉइड करें, अवॉइड करें, और प्रॉपर अगर मिलना भी है तो मास्क वगैरह लगा के रखें, हाइजीन को हाइजीन मेंटेन को मेंटेन करें। रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, कि अगर कहीं भी किसी से मिलना है तो डिस्टेंस मेंटेन रखें, जैसे कि कोविड में था कि 2 गज की दूरी, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह के भी कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। सर कीमो के टाइम पे कुछ डाइट का भी असर होता है? खान-पान में भी कुछ ऐसा हेल्दी डाइट या कुछ ऐसा ऐड ऑन करके थोड़ा-सा उसकी एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है क्या पेशेंट को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कीमोथेरेपी जब हम देते हैं, तो सेल्स की डेथ होती है, तो उसमें नॉर्मल सेल की भी डेथ हो जाती है। तो जो सेल को ग्रो करने के लिए हमें टोटल न्यूट्रिशन चाहिए, जी, मतलब एक बैलेंस डाइट चाहिए। लेकिन कीमो की वजह से पेशेंट को क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, पेशेंट प्रॉपर डाइट ले नहीं पाता है, या उसके मुँह में छाले पड़ गए तो वो खाना नहीं खा पाता है। तो इस तरह से उसको 1 हफ्ते तक प्रॉब्लम रहती है। तो अगर 3 हफ्ते वाली कीमोथेरेपी चल रही तो उसको शुरू के 1 वीक तो परेशानी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो बाद के 15 दिन बचते हैं, उसमें उसको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जब भी कोई कीमो पेशेंट लेने जाता है, तो उसको पूरा डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और एडवाइस करने के बाद में जो उसको चार्ट बना के देते हैं, उसको अगर पेशेंट फॉलो करता है, तो ऐसे में उसका हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी लेवल लगभग मेंटेन रखता है, जिससे कि वो अगली कीमोथेरेपी के लिए तैयार हो पाए। कितने ड्यूरेशन पे सर दी जाती है कीमोथेरेपी? देखिए कई तरह की कीमोथेरेपी है, कुछ कीमोथेरेपी साप्ताहिक बेस पे दी जाती है, और कुछ जो है 3 हफ्ते पे दी 3 जाती है। हफ्ते पे। जी। तो सर मान लिया ट्रीटमेंट हो गया हुँ। और कीमो दे दिया, पेशेंट अभी ठीक है। तो सर कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि वापस से रिवर्स हो जाए? देखिए जो दोबारा कैंसर होता है, हुँ, इसको हम लोग बोलते हैं कि अभी ट्रीटमेंट दिया, दोबारा होगा। कितने दिन तक वो कैंसर फ्री रहा, उसको बोलते हैं कि डिजीज़ फ्री इंटरवल। तो वो डिजीज़ फ्री इंटरवल स्टेज और जो उसका टाइप, ब्रेस्ट कैंसर के 3 टाइप मैंने बताए थे, इस पे डिपेंड करता है कि अगर किसी का एग्रेसिव कैंसर है, तो डिजीज़ फ्री इंटरवल कम हो जाएगा, और किसी का अगर अर्ली स्टेज में है, सब कुछ ठीक है, तो इवन समझिए कि जैसे 5 ईयर, 10 ईयर के उसमें हम लोग नापते हैं इसको, कि स्टेज 1 5 ईयर सर्वाइवल 100%, डिजीज़ फ्री इंटरवल 100%, ऑल पेशेंट्स आर डिजीज़ फ्री टिल 5 ईयर्स, लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोग नापते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई स्टेज 4 कैंसर है, तो उसमें क्योंकि वो ऑलरेडी फैल चुका है, तो उसमें हम प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल देखते हैं, कि कितने दिन तक वो बीमारी को हम रोक के रखें, प्रोग्रेस नहीं कर रही है।
तो उसमें जो उनका ओवरऑल सर्वाइवल कि कितना दिन तक वो पूरा जिंदा रह पाते हैं। तो जो स्टेज 4 बीमारी है उसका 5 ईयर सर्वाइवल 30 to 40% है खाली 30 to 40% सिर्फ। और जो स्टेज 1 है उसका 100% है। मतलब तो इस अगली यही कि जितनी जल्दी पता चल जल्दी जाए तो पता- सर्वाइवल के चांसेस पूरा डेथ परसेंटेज कम हो कम हो सकते हैं। जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। सर अब मान लिया कि पेशेंट पूरी तरीके से सही हो गया, हम्म कीमो लग गया उसको, डेथ फोर्थ के बाद जो आप बता रहे हैं, या आप बोल रहे हैं 5 साल तक मैक्सिमम जिंदा रह पाते हैं जो फोर्थ से। नहीं, हम लोग गिनते हैं इसको 5 ईयर 10 ईयर्स अच्छा, ऐसे। 10 ईयर मतलब हाँ, set कर 10 ईयर सेट करते हैं कि 5 ईयर में कितने परसेंट लोग 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं। देते हैं। तो मान लीजिए 30 to 40% ही जिंदा रह पाते हैं, बाकी नहीं रह पाते हैं। इस तरह से अगर हम 10 ईयर का लेते हैं, स्टेज 4 डिजीज है, 10 ईयर है, तो हार्डली 5% ही सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो कोई भी 10 ईयर तक सर्वाइवल मुश्किल है। तो सर जैसे अगर क्योर होके पेशेंट गया है, कीमो लग गया, अभी उसका अर्ली स्टेज में ठीक हो गया, तो उसमें रिवर्सिबल के चांसेस रहते हैं, तो अमूमन कितने टाइम बाद उसको फिर से चेकअप के लिए या दोबारा से उसके बारे में टेस्ट करवाने चाहिए कि कहीं दोबारा से तो डेवलप नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है कैंसर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या होता है कि जो हमने बताया था कि अगर किसी को हार्मोन पॉजिटिव वाला कैंसर है तो उसको हम हार्मोन वाली दवा, एंटी हार्मोन दवा उसको 5 से 10 साल तक देते हैं। रेगुलर उसे दवाई खानी है। हाँ, ऑपरेशन हो गया, कीमो हो गई, सब रेडिएशन हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी उसको 5 से 10 साल दवा 5 से 10 साल तक दवाई खानी ही खानी है उससे, ट्रीटमेंट के खत्म होने के हाँ, बाद। तो उससे क्या होता है कि उसका प्रोग्रेशन दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो भी शुरू के 1-2 साल ज़्यादा रहते हैं, और जैसे-जैसे टाइम बीतता है उसका दोबारा होने के चांसेस, रिकरेंस के चांसेस कम होते वो जाते हैं। दवाई के असर से वो दवाई धीरे-धीरे के खत्म होते जाते, कंट्रोल जो भी होते बचा रह जाता है वो हाँ, डेड होके खत्म हो जाते हैं, कंट्रोल रहता है। कंट्रोल हो तो जाता उसमें क्या है कि जो शुरू में चूँकि ज़्यादा है, है। दवा का इफ़ेक्ट अभी कम आया है, अभी ज़्यादा है रिकरेंस का, तो हर 6 महीने पे जाँच करानी है। हुँ, एवरी 6 मंथली 2 साल तक हम लोग उसको पेशेंट को बुलाते हैं, और जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसको 3 साल तक एवरी 6 मंथली बुलाते हैं। उसके बाद उसको साल में 1 बार आना है, सारी जाँच करानी है, देखना है कि कैंसर कहीं फैला तो नहीं है, नहीं है तो अपना नॉर्मल लाइफ़ चल रही। सर ये प्रेगनेंसी पे कितना इफ़ेक्ट डालता है ब्रेस्ट कैंसर? प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशन होती है या और क्या दिक्कतें बढ़ सकती है प्रेगनेंसी में? देखिए, अच्छा सवाल है। 2 तरह का इसमें सवाल है कि एक तो ये कि अगर किसी महिला को पहले स्तन कैंसर हो गया और उसका इलाज चल रहा है, तो उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी होने की, मतलब फर्टिलिटी होने की रेट कम हो जाती है, क्योंकि ओवम वगैरह जो कीमोथेरेपी आपने दिया उससे ओवम वगैरह डेथ होने की संभावना रहती है, और ओवम खत्म से हो जाते हैं। तो इसलिए उसको ओवम प्रिजर्वेशन कीमोथेरेपी कहते हैं कि ओवम को कैसे प्रिजर्व करना है। तो एक तो ये कि आप उनका ओवम पहले से, कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले ही ओवम निकाल करके, ओवम बैंक होते हैं वहाँ जमा कर दीजिए, और जब उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो वो आईवीएफ के थ्रू इनफर्टिलिटी करके, वो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके उनको उनके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गए। दूसरा क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे ओवन प्रिजर्वेशन जो मेडिसिन चलती है उसके साथ में कीमोथेरेपी देते हैं, तो उसका ओवम प्रिजर्व रहता है, तो उनसे उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है कि कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वो फैमिली में और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज जो है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, तो उस कंडीशन में वो कैंसर ज़्यादातर खतरनाक कैंसर होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। इसमें उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि अगर उनको कैंसर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ऐसे में उनको हम देखते हैं कि किस ट्राइमेस्टर, जैसे प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में, पहले 3 मंथ, फिर 3 से 6 मंथ और 6 से 9 मंथ, ऐसे 3 भागों में बाँटा गया है। शुरू के 3 मंथ बहुत ही डेंजरस होते हैं कि बच्चे पे पूरा असर आ सकता है अगर हमने कोई भी दवा दी। तो उस समय हम लोग उनकी जाँच वगैरह कर सकते हैं, पूरी जाँच करा सकते हैं, एक्सेप्ट कोई ऐसी जाँच जिसमें कि रेडिएशन जाता हो, जैसे सीटी स्कैन, एक्स-रे, ये सब अवॉइड करते हैं, लेकिन बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड ये सब कर सकते हैं। करके आपने एस्टेब्लिश कर लिया, सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो उसमें सर्जरी कर सकते हैं, और डिलीवरी के बाद उनको रेडिएशन वगैरह और कीमोथेरेपी वगैरह दे सकते हैं।
क्या सर इस रेडिएशन से भी कुछ असर पड़ता है क्या? बार-बार लाइक बहुत लोगों के दिमाग में सर ऐसे सवाल उठते हैं कि हाँ, शायद से हम बार-बार टेस्ट कर रहे हैं तो ये जो रेडिएशन जो पड़ रही है हमारे शरीर में जैसे मेमोथेरेपी जो होती है तो उसमें रेडिएशन पड़ती है तो क्या सर इससे भी कुछ इफ़ेक्ट होता है क्या बॉडी पे, कैंसर पे या शरीर पे? देखिए ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर में तो ऐसा बहुत कम होता है, थायराइड कैंसर वगैरह जहाँ हेड एंड नेक के रेडिएशन बचपन में दिया जाता है। लेकिन कहीं-कहीं पे ये माना गया है कि अगर बचपन में रेडिएशन का एक्सपोज़र ज़्यादा है, किसी वजह से सीटी स्कैन बार-बार हो रहे हैं चेस्ट के, तो उससे रेडिएशन से कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है नॉर्मल पेशेंट से। उसी रेडिएशन से हाँ, रेडिएशन ज़्यादा से जी। और जो ये मैमोग्राफी होती है इसमें रेडिएशन बहुत कम होता है। अच्छा। तो अगर हम बार-बार मैमोग्राफी जैसे साल में करा रहे हैं, साल में 1 बार मैमोग्राफी करा रहे हैं, तो उसमें तो जो चेस्ट एक्स-रे कराते हैं उससे भी कम रेडिएशन है, अच्छा, मतलब बहुत कम। चेस्ट एक्स-रे जो होता है उसमें ज़्यादा रेडिएशन जाती है और मैमोग्राफी में कम जाती है। कम, उससे भी कम है। तो तो ये मैमोग्राफी पूरी तरीके से सेफ है। सेफ है, हाँ। तो इसलिए कई कंट्री में तो इवन यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में ये रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है कि 40 साल से ज़्यादा की महिला है तो ईयरली उसको कराना ही कराना है। उनके बिना क्योंकि उनके यहाँ सब मेडिकल इंश्योरेंस है। तो मेडिकल इंश्योरेंस तभी होगा जब आप उनको एवरी ईयर आप जाँच करा के रिपोर्ट उनको अपडेट कराते रहेंगे। हमारे यहाँ पे चूँकि अभी इस तरह का रूटीन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आने वाले समय में जो जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, बिल्कुल। पब्लिक अपने से जाके करा रही है और वो इंश्योरेंस में कवर भी हो रहा है। सर ब्रेस्ट कैंसर मेल में कितने परसेंट चांसेस होते हैं होने के और क्या उसके अर्ली सिम्पटम्स होते हैं? क्योंकि सर अमूमन बहुत कम देखा गया है और मेल्स के बीच में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस भी नहीं है हुँ, कि मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। हाँ। तो जो मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे और कितने परसेंट चांसेस होते हैं मेल्स को होने के? देखिए मेल्स को होने के जो मेल्स में कैंसर है उनका 1% होता है। 1% 1% तो इसलिए बहुत कम है, महिलाओं के कैंसर से मेल का कैंसर कम होता है, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी है और अगर किसी को इस मेल को भी अगर निपल के से कोई डिस्चार्ज आता है, ज़्यादातर गाँठ होती है निपल में और सिम्पटम्स सर अमूमन एक जैसे ही एक जैसे एक ही जैसे ही होते एक जैसे होते हैं लेकिन चूँकि ब्रेस्ट नहीं होता है, केवल निप्पल ही होता है, तो निप्पल होगा, निप्पल के नीचे गाँठ होगी, इस तरह करके प्रेज़ेंट करेगा और या अल्सर बन सकता है, कोई घाव हो जाए जो सूख नहीं रहा है, तो ऐसे करके प्रेज़ेंट कर सकते हैं मेल भी। और ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसे महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है, लगभग प्रोसेस सारा वही है। प्रोसेस वही है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, बस एक्सटेंट थोड़ा-थोड़ा अलग है, मान लीजिए टाइप ऑफ कीमोथेरेपी है या सर्जिकल प्रोसीजर थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी ट्रीटमेंट वही है। सर ये जो ब्रेस्ट कैंसर में लम्प्स होते हैं गाँठ, हाँ, तो ये क्या पेनफुल भी होती है, दर्द भी होती है गाँठ? कैसे एहसास होगा कि गाँठ हो गई बिना टच किए या कुछ ऐसा दर्द की फीलिंग होती है क्या? देखिए ज़्यादातर तो ये पेनलेस होती हैं, अच्छा पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है, गाँठ पड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं। इसीलिए पता नहीं चलता। इसीलिए पता नहीं चलता, देर से पता चलता है और चूँकि दर्द वगैरह होता नहीं है, पता भी चला दर्द नहीं है तो किसी को बताते नहीं और धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती है। कभी-कभी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब दर्द शुरू होता है या कुछ गाँठें शुरू से पेनफुल होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं ऐसी। ज़्यादातर में दर्द नहीं होता है और वो पता नहीं चलती और पता चलने पे भी चूँकि दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं दे रही तो महिलाएँ किसी को बताती नहीं घर परिवार में। सर इसमें नशा कितने हद तक हानिकारक है? कितना ज़्यादा और इसको एनहांस करता है, दर्द डालता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये कितना ज़्यादा गलत है? गलत तो है ही है, लेकिन इसके लिए इससे ज़्यादा और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ, नहीं इससे ज़्यादा बिल्कुल देखिए इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि जो आजकल की मॉडर्न लाइफ़ चल रही जी। है, चाहे तो उसमें चाहे वो स्मोकिंग है या अल्कोहल है, महिलाएँ जो मेट्रोज़ में रह रही हाँ, हैं तो कंज़्यूम करती हैं। कंज़्यूम करती हैं, देर से मैरिज, सिंगल लाइफ़, तो ये सबसे क्या स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी। जी। तो स्ट्रेस और उस पे स्मोकिंग, दोनों मिल कर के कैंसर की चीज़ों को बढ़ाती है और फिर आप ड्रिंकिंग ले रहे हैं, तो बाहर का फूड, फ़ास्ट फूड उसके साथ कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो सब चीज़ों से मिल कर के कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ और जाती है, ज़्यादा बढ़ तो जाती बंद है। करना चाहिए इसे। मत करना चाहिए बिल्कुल। सर प्रिवेंशंस क्या हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रिवेंट कर सकें? क्या प्रिवेंशंस होते हैं सर इसके? देखिए ऐसा है कि ये जो माना गया कि हार्मोन से रिलेटेड है कैंसर, महिलाओं में ज़्यादा होता है, हार्मोन से रिलेटेड है, तो हार्मोन कैसे रेगुलेट रहे? तो
उसके लिए आपको वेट कंट्रोल रखना है, डाइट को प्रॉपर रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज, अपने लाइफ की टाइम, स्ट्रेस को कम करना है, योगा मेडिटेशन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करें और वेट को कंट्रोल रखें, वेट मेंटेन रखें। तो उन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें बची जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे ये माना जाता है कि महिलाएं अगर जो 35 साल से ज़्यादा उम्र में जिनकी मैरिज होती है, देर से उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनमें सर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती मतलब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो ये फायदा है हाँ, कैंसर के लिए? देखिए क्या होता है ना कि ये माना जाता है कि हार्मोन, हम्म, जो एस्ट्रोजन या जो महिला का हार्मोन निकलता है, फीमेल हार्मोन्स, ये जब प्रेगनेंसी होती है तो ये चेंज हो जाता है दूसरे टाइप का। तो वो हार्मोन जितने दिन तक प्रेगनेंसी रहेगी उतने दिन तक वो हार्मोन बंद रहेगा, जितने दिन तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतने दिन तक बंद रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड इन ब्रेस्ट कैंसर, एक तरीके ब्रेस्ट से कह सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन के लिए। बेहतर। हाँ, इसलिए जैसे पहले महिलाओं में फैमिली में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती थी, 5 बच्चे 4 बच्चे हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी समय तक उनका वो जो हार्मोन से नाता था वो दूर हो गया, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम रहते थे। लेकिन अभी आजकल देर से मैरिज हो रही है, प्रेगनेंसी कम हो रही है, 1-2 बच्चे हो रहे हैं, फिर ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। सर चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हाँ, कि ये ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस क्या है? कैसे अवेयर रहा जाए? ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए हम लोग सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है। एक अवेयरनेस अक्टूबर एक अवेयरनेस मंथ ही है पूरा। अच्छा, उस अक्टूबर मंथ सेलिब्रेट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अवेयरनेस के लिए। अच्छा, तो उसमें पूरा कई प्रोग्राम होते हैं, कई रैलियाँ निकलती हैं, साइक्लिंग होती है और अवेयरनेस के लिए महिलाओं को जागृत किया जाता है कि कैसे इसको कैंसर को जल्दी से पकड़ा जाए। पहले तो बचा कैसे जाए, जैसे कि खाना-पीना, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें, और कैसे इसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए महिलाओं को अवेयर किया जाता है कि अपने स्तन की जाँच करनी है। जाँच कैसे करनी है? जब वो शावर लेते हैं, शावर में जाकर के ब्रेस्ट को पैल्पेट करना होता है कि कहीं उनके गाँठ, पहले मिरर में देखा, नहाने से पहले जाते समय मिरर में देखा कि कोई साइज़ ऊपर-नीचे तो नहीं है, साइज़ कोई का। छोटा-बड़ा तो नहीं है, कहीं निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा, कोई स्किन चेंज तो नहीं हो रहा है। इस तरह का करके देख लिया, दोनों बाहें ऊपर सीधा उठा करके देख लिया कि कोई स्तन में कहीं गाँठ या कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। फिर शावर करते समय उसको पैल्पेट करके देख लिया कि कोई गाँठ उनको फ़ील तो नहीं हो रही है। निप्पल को प्रेस करके देख लिया कि कहीं उसमें से कोई रिसाव नहीं हो रहा है, कोई ब्लड रिसाव, मिल्की रिसाव और काला कोई पानी निकल रहा है उससे। तो इस तरह करके उनको पूरा अवेयरनेस पहले तो खुद से करना है, ये पीरियड होने से पहले। पीरियड होने के बाद में, जैसे पीरियड हुआ, स्टार्ट हुआ, मंथली जो माहवारी होती है, तो माहवारी जब शुरू होती है तो उसके बाद में 5वें दिन, 6ठे दिन ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट होता है। उस समय उनको जाँच करना चाहिए और हर महीने ऐसे जाँच करता रहना चाहिए, और जिनको कि लगता है कि हमारे फैमिली में हमें कैंसर की हिस्ट्री है या कुछ है, तो उनको समय-समय पे डॉक्टर से जाँच करानी चाहिए। और वैसे भी अगर आप खुद से आपको लगता है कि कुछ है, या साल में 1 बार क्लिनिशियन से जाकर के चेकअप कराना चाहिए, और जहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे कुछ जाँचें अगर डॉक्टर बताते हैं, तो वो भी कराते रहना चाहिए। किस उम्र की महिलाओं को सर साल में 1 बार जाँच कराना चाहिए? कुछ ऐसा एक ज़्यादातर देखिए जो विदेशों में होता है कि 40 साल से ऊपर की महिलाओं को जाँच कराना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे देश में ये कम उम्र की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है या पाया जा रहा है, तो यहाँ तो ये है कि अगर आप 30 की हैं तब भी करा सकते हैं, और या आपके फैमिली में हिस्ट्री है, मान लीजिए आपकी माता को 35 साल में हुआ, तो उससे 5 साल पहले से ही अपने स्तन की जाँच करते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ भी हो तो उसको पकड़ा जा सके जल्दी स्टेज में और उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके। मुझे ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत सी थी। मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं पीजीआई आई, पीजीआई में ज्ञान सर को दिखाया। ज्ञान सर ने मुझे चेकअप करके फिर मेरा बायोप्सी वगैरह हुआ। फिर रिपोर्ट आई कैंसर का। फिर ज्ञान सर ने मेरा इलाज चालू किया, कीमोथेरेपी हुई और फिर मेरा कीमो चालू हो गया। मुझे कीमो से पूरा आराम मिला।
ज्ञान सर मुझे जब भी देखने आते थे या अनु या दूसरे कोई मरीज को भी देखने आते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। उनके आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। हमारे वाइफ आज एकदम पूरा फिट है। तो ज्ञान सर इतने अच्छे हैं कि भगवान का रूप है। आप लोगों से क्या बताऊं मैं कि इतने अच्छे हैं, उनकी तारीफ क्या है, भगवान ही है ज्ञान सर। तो जब भी बेड में जाते थे, वार्ड में जाते थे, तो सारे पेशेंट से मिलते थे। बहुत अच्छे नेचर के हैं ज्ञान सर। तो उनकी तारीफ तो मैं क्या बताऊं, तो मेरा कहना ही कम हो रहा है, मेरे शब्द कम हो रहा है उनके लिए। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज आए थे, उनका एक मशीन पड़ा था कीमोपोर्ट, तो वो निकाल दिया था 4 तारीख को। तो 5 तारीख को बुलाए थे मुझे दिखा देना, तो आज आए तो पूरा फिट हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, अब आने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 साल के एक बार दिखा देना आप आके, कोई अगर दिक्कत हो तो आइएगा। तो मैं ज्ञान साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे भगवान का रूप है, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। 5 ईयर पहले लखनऊ पीजीआई में डॉक्टर ज्ञान सर के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उस टाइम मेरी एज ओनली 25 ईयर ओल्ड थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पर डॉक्टर ज्ञान सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया। आज उनकी वजह से मैं एकदम अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को जी रही हूँ। ऐसा समझिए मुझे उन्होंने न्यू लाइफ ही दी है। वो मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं और मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। आज अभी मैं राजस्थान में हूँ, पर जब भी मुझे कुछ भी कंसल्ट करना होता है या कुछ हेल्प चाहिए होती है, मैं उन्हें कॉल या मैसेज के थ्रू पूछती हूँ, तो हमेशा मुझे रिप्लाई करते हैं। सो उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरे डॉक्टर डॉक्टर ज्ञान सर और उनकी टीम ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मैं उनकी वजह से एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपने बिल्कुल। बहुत समय दिया सर, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे ज्ञान सर, इनको आपने सुना। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी बनती चली जा रही है कि हाल ही में अभी WHO की रिपोर्ट के अनुसार अपना भारत देश सिर्फ 2 देशों से पीछे है, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड अपना रैंकिंग करता है कैंसर के मामले में। तो उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो देखी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोगों को और अवेयरनेस बढ़ सके और कैंसर से क्योर हो सके। मैं पुनीत शुक्ला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।